वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इकोनोमेट्री को लेकर है। आज मैं इकोनोमेट्री में बात करने जा रहा हूँ रिग्रेशन मॉडल के ऊपर। बेसिकली रिग्रेशन का मतलब होता है कोई चीज़ रिवर्स हो जाना या वापस आ जाना का मकसद कहलाता है रिग्रेशन हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वो रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट फॉर्म बनाएं, एक डिपेंडेंट फॉर्म बना लें। यानी इसमें क्या हो, देखें लेट सपोज आपके पास क्या है, एक वेरिएबल है जो मार्केट में डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी जिसकी कोई जो ना एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ अगर हम देख लेते हैं कि उसका आउटकम्स यानी उसके जो इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो आउटकम आ रहा है वो हमारे पास क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह अगर हम देख लेते हैं कि कोई ऐसा काम है जो एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास हो, हम उसे एक्सप्लेन कर सकें या हम उसे प्रिडिक्शन कर सकें उससे कोई, तो वो चीज़ें जो हैं अगर एक ही जगह वो पर मिल जाए और एक ही जगह पे वो मिलकर एक डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाए, तो ये कंडीशन हमारी रिग्रेशन कहलाती है। असल में रिग्रेशन मॉडल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग के अंदर, क्योंकि इससे हम क्वांटिटीफाई यानी किसी चीज़ को नापते हैं या किसी को गिनते हैं, चुनते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और उसकी जो बनने के जो अंदाज हैं, उसकी जो बनने के अंदाज यानी किसी मॉडल के बनने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं उनका जो रिलेशनशिप है वो प्रिडिक्शन की वे में यानी प्रिडिक्शन वे में और उसकी जो वजूहात है उसके बनने की, वो वजूहात किस हद तक मानी रखती हैं। तो हम ये सारी चीज़ें रिग्रेशन मॉडल में डिस्कस करते हैं। रिग्रेशन मॉडल बेसिकली होता क्या है कि हम कोई भी अपने मॉडल के अंदर जो मॉडल होता है उस मॉडल को हम रखते हैं, प्लॉट करके देखते हैं कि ये मार्केट में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, अब हम उसकी कोई प्रोडिक्शन कर रहे होते हैं कि वो आगे मार्केट में कितना चल सकेगा। तो जब वो प्रोडिक्शन जो हमारी होती है वो प्रोडिक्शन हमारी इसी से मेंटेन की जाती है, रिग्रेशन मॉडल से हम उसको मेंटेन करते हैं। अब यहाँ इसकी टाइप्स पर बात कर लेते हैं जी। इसकी टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल क्या हैं। सबसे पहले हम सिंपल लीनियर मॉडल के ऊपर बात कर लेते हैं। सिंपल लीनियर मॉडल क्या होता है, बेसिकली ये वो चीज़ होती है कि जिसके अंदर हम लोगों को ये समझने में आसानी हो जाती है कि हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी जो मॉडल होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में होता है। तो वो रिग्रेशन सिंपल, जिसे हम कह सकते हैं कि स्टेट वर्ड जो मॉडल होता है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं एज ए लीनियर रिग्रेशन मॉडल। यानी वो एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में हम देख सकते हैं, उसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। उन दोनों वेरिएबल्स को मिलाकर जब हम मॉडल को क्रिएट करते हैं तो वो हमारा जो मॉडल कहलाता है वो हमारा कहलाता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब इसकी सेकंड टाइप जो है वो है मल्टीपल लीनियर मॉडल। मल्टीपल लीनियर मॉडल में क्या होता है कि बहुत एक या उससे कई ज़्यादा या दो या कई ज़्यादा जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उन डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनके साथ जो डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएबल उसके अंदर पाए जाते हैं, तो वो हमारा मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल कहलाता है। लेट सपोज उसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास एक फैक्टर है एक फैक्टर है इन्वेस्टमेंट का, एक फैक्टर है इंटरेस्ट का। तो इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट जो है ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, मगर इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं जैसे हमारे कैपिटल गुड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इनसे बिल्कुल अलग हैं और वो इनको फ्लक्चुएट कर सकती हैं, वो इनको कंट्रोल कर सकती हैं। तो उस सूरत में मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल होता है कि नहीं उस वक्त जैसे लेट सपोज मैंने एक एनालिसिस दिया एक साल पहले, लेकिन एक साल बाद उसके हालात चेंज हो गए, उसकी रिसोर्सेज चेंज हो गई, उसके जो चीज़ें सिनेरियोज चेंज हुए, वो सिनेरियोज चेंज होने की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा वो इम्पैक्ट हमें समझने को आसान हो जाएगा कि ये मल्टीपल लिनियर मॉडल है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। ये वो मॉडल होता है जो कि किसी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को बहुत अच्छे से वाजे करने के लिए अहल होता है। इसकी अहलियत जो होती है वो किसी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाजे करने के लिए होती है, ठीक है। अगर हम इसमें यहाँ बात कर लेते हैं, कुछ इस तरह से बात करते हैं कि हमारे पास एक एक डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। अब उन ऑब्जर्वेशंस के अंदर क्या हो रहा है, उन ऑब्जर्वेशन के अंदर
कुछ हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो किसी फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, और कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो ऑटोमेटिकली उस डेटा से बन रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो अब उनमें से क्या होता है, उनकी जो कंडीशन है वो बेहतरीन तरीके से डिफाइन की जा सकती है नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल से। जब हम इस मॉडल को डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें हम आपको इसके भी मजीद मॉडल्स हैं, इसके भी बड़े एरर्स हैं, इनकी टाइप ऑफ एरर्स हैं। ये तो सिर्फ अभी इंट्रोडक्टरी वे में लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम इसको जब आगे एक्सप्लेन करते चले जाएंगे तो ये मॉडल्स ओपन होते चले जाएंगे, और इन मॉडल्स के अंदर ये टर्म्स यूजुअली यूज होंगी। तो ये टर्म्स आपको इसलिए पढ़ाई जा रही हैं ताकि आप इस मॉडल को समझ सकें। आगे फिर से बात कर लेते हैं हम, जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ये होता है कि उसमें हम सिर्फ बाइनरी नंबर्स के ऊपर काम कर होते हैं, यानी इनके अंदर दो ही बेसिस होती हैं, यानी 1 और 0, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक है, तो वो इस तरह की कंडीशन होती है, ऑन ऑफ की कंडीशन हम इसको कह सकते हैं। तो ये ऑन ऑफ मॉडल भी कहलाता है। अगर हम इसको मजीद आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें ये होता है कि कुछ वेरिएबल तो डिपेंडेंट होते हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को वो जीरो वेरिएबल कंसीडर करता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसको 1 कंसीडर करता है। तो ये कुछ इस तरह की टाइप्स होती हैं रिग्रेशन मॉडल की, जो आपको बताना इसलिए जरूरी है कि हम आगे जब हम मॉडल को एवेल्युएट करेंगे तो वहां हमें ये टर्म्स जरूरत पड़ेगी बताने। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव्स की और इसके एप्लीकेशंस की। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि इससे हमें इसके मकसद क्या है, मकासद क्या है रिग्रेशन मॉडल के, और एप्लीकेशंस का मतलब ये होता है कि कहाँ कहाँ इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं या कहाँ इसकी इस्तेमाल हो सकता है। सबसे पहला बात ये देख लीजिए कि इसका एस्टिमेशन, ये सबसे बड़ा काम ये करती है कि एस्टिमेशन में मदद करती है। कोई भी आपको डाटा हो उसके अंदर से किसी सैम्पलिंग को एस्टिमेट करना हो, किसी एरर को एस्टिमेट करना हो, तो ये एस्टिमेटिंग में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करती है और आपको बहुत कॉन्साइज पोजीशन देती है। इसके अलावा ये डेटा को एक लीनियर फॉर्म में शो करा देती है, आपके पास डाटा जब लीनियर फॉर्म में आ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देख लेते हैं ये क्या करती है, ये आपको ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए एक अच्छा मेथड प्रोवाइड कर देती है, जो मिनिमाइज कर देता है आपके जो इसके स्क्वायर होते हैं, जो स्क्वायर ऑफ रिलेशनशिप होते हैं या स्क्वायर बचे हुए होते हैं आपके उसके अंदर, उन स्क्वायर्स को लीस्ट करके आपको दिखाता है। तो जिससे आपको क्या होता है, इससे आपका एक मॉडल का शेप बन जाता है। फिर अगर उसके बाद बात कर लेते हैं इन्फेरेंस। इन्फेरेंस से क्या होता है कि जब हम टेस्टिंग करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं कि एक मॉडल से दूसरे मॉडल में बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको वहां पर देखने के लिए रिग्रेशन मॉडल का कंसेप्ट लेना पड़ता है, और उससे क्या करते हैं, वहां कंसेप्ट लेकर रिग्रेशन मॉडल उस चीज को एनालाइज करता है कि यहाँ कहाँ कहाँ गैप्स आपके क्रिएट हो रहे हैं और किन किन गैप्स को ये कर सकते हैं और कहाँ कहाँ ये गैप्स होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहता है कि अगर हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो ये किस तरह से कि अगर आपने कोई यूनिट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ा दिए, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगा आपका और डिक्रीज करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को, यानी उसकी वैल्यू भी डाउन होती चली जाएगी जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज कर देंगे। फिर आपको बात कर लेते हैं जी प्रिडिक्शंस की। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम प्रिडिक्शन में क्या करता है कि ये आपको रिग्रेशन मॉडल जो है वो मदद करता है किसी चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए, किसी वैल्यू को किसी भी वैल्यू को डिपेंडेंट वे में प्रिडिक्ट करना आसान कर देता है ये आपके लिए। ठीक है, फिर दूसरा ये क्या करता है, ये आपको जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी बहुत सुकून से इजीली आपको वॉच कराता है कि ये कहाँ खड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं जी कैजुअल कैजुअल इन्फेरेंस। कैजुअल इन्फेरेंस ये होता है कि तमाम वो चीजें, वो कंडीशन, वो हालात जिन पर आपका मॉडल परफॉर्म कर रहा होता है या उसका कोई रिलेशनशिप बन रहा होता है या उसकी कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाउंड हो रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं वेरिएबल की वे में, तो वेरिएबल जो है वो हमारे पास किस तरह से हम बात करेंगे, हम उसमें बात ये करेंगे कि हमारे पास अगर बहुत सारे हम केयरफुली अगर उसको देखते हैं तो हम उस देखने मतलब डेटा को केयरफुली मैनेज करने के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है रिग्रेशन मॉडल की, ताकि हम उसको जब हम डेटा को रखें तो उसका जो रिजल्ट है या उसकी जो को वैल्यूज आ रही हैं, जो उसकी साइड वैल्यूज आ रही हैं, वो वैल्यूज एक्यूरेट हो सकें। तो ये बेहतरीन हिसाब जो कंडीशन है ये आपको रिग्रेशन मॉडल से मिलती है। अब बात कर लेते हैं जी रिग्रेशन मॉडल को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और इसकी कंसिडरेशंस क्या होती हैं, यानी किन किन चीज़ों को ये कंसीडर करके चल रहा होता है। अब हम बात कर लेते हैं जी इंडोजेनिटी की। सबसे पहले बात होगी इंडोजेनिटी की। इंडोजेनिटी क्या होती है कि जब आपका कोई वेरिएबल किसी एरर टर्म के साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर रहा हो, तो वहां पर भी आपको जो आपका रिग्रेशन मॉडल होता है वो रिग्रेशन मॉडल उस वेरिएबल को इवेल्युएट करने में मदद करता है, आपको निकालने में मदद करता है। कि आप देखें लेट्स
सपोज आपका क्या हुआ, आपने कोई एरर टर्म थी, एरर टर्म के साथ आपने कोई वेरिएबल रख दिया, दोनों में बहुत ज्यादा कोरिलेशन आ रहा है, दोनों एक दूसरे से बहुत मिल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये चैलेंज बन जाता है, एक तरह का चैलेंज हो जाता है, जिससे आपको रिमूव करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपका रिग्रेशन मॉडल जो है वो वहां पर इफेक्ट करेगा, यानी इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। इसके बाद जिसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम या चैलेंज फेस करना पड़ता है वो ये होता है मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी में क्या होता है कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करने लगते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपको ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि आपका जो आपका ये पहचानना आपको काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहाँ तक करेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ रिग्रेशन मॉडल के अंदर इसको चैलेंज फेस करना पड़ता है, और इसकी कंसिडरेशन होती है कि हमें इसके रेमिडीज करके हमें चलना पड़ता है, इसकी रेमिडी लेकर चलना पड़ता है, ताकि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मल्टी कोलिनियरिटी जो है उसका भी एक इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है, रिग्रेशन मॉडल के ऊपर, जिससे क्या होता है, जिससे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत ज्यादा तादाद में दूसरे वेरिएबल्स के साथ कनेक्ट हो रहा होता है, इंटरकनेक्टेड हो रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको लाजमी तौर पर रिग्रेशन मॉडल के अंदर इसको क्लीन करना होता है, इसके जो है वो जो रेमेडीज हैं मेजर लेने पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं जी हेटेरोसेडेस्टिसिटी के ऊपर और ऑटो कोरिलेशन के ऊपर। अब इसके अंदर हम ये बात करते हैं कि हेटेरोसेडेस्टिसिटी जो होती है उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाता है। उसमें जो प्रॉब्लम आता है वो आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये आता है कि ये इसके एरर के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आने लगती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट एरर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट एरर्स होते हैं, वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इसकी क्लीनिंग, इसकी भी रिमूविंग करने के लिए हमें यहाँ इकदाम करने की ज़रूरत होती है, और इसको जो है रिग्रेशन मॉडल को बहुत ज़्यादा लेके चलना पड़ता है, ताकि हम इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारे पास जो सिस्टम है वो किस तरह से डील कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको बात कर लेते हैं जी एस्टिमेशन के ऊपर, एस्टिमेशन जो है वो किस तरह से होती है कि उसकी एस्टिमेशन डिस्टर्ब हो जाती है, यानी इंडिपेंडेंट एरर्स भी आ जाते हैं, और इंडिपेंडेंट एरर्स के साथ कुछ इंडिपेंडेंट ऐसे टर्म्स आ जाती हैं, एरर्स भी होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घिचपिच मच रही होती है, इनको कहना चाहिए कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो हो रही होती है। ये एस्टिमेशन करने के लिए, और हमें कभी कभी ये भी शक होने लगता है कि हमारी जो हाइपोथेसिस है, या हमने जो उसमें जो रिलेशन क्रिएट किया है, वो रिलेशन जो है वो हमारा इनवैलिड है, या हम उसको ये भी कभी कभी हमें टेंशन होने लगती है, हमारा जो मॉडल है वो जो है या तो इनवैलिड है, या हमने उस पर कोई गलत स्पीच ली हुई है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसके जो एक थोड़ा सा बेनिफिट समझ लें, या इसको कुछ तरह से समझ लें कि जो थोड़ा सा चैलेंजेस यहाँ पे उसको फेस करने पड़ते हैं, वो ये होता है कि ये तमाम वेरिएबल्स को सेलेक्ट करने के बाद जब आप करेक्टली उसको जो है फंक्शनल फॉर्म में डाल रहे होते हैं, या फंक्शनल फॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वहाँ क्या करता है, ये कुछ ऐसे एरर्स को या कुछ ऐसी एस्टिमेशंस को जो उसके रिलेटेड होती हैं उसको इररिलेवेंट करार दे देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका मॉडल, आपको लगता है कि ये परफेक्ट नहीं है। तो ये रिग्रेशन मॉडल के थोड़े से इश्यूज होते हैं, इनको हमें बहुत तरीके से हैंडल करना होता है। इस हैंडलिंग के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारा रिग्रेशन मॉडल है वो इन तमाम प्रोसेस से होकर गुजरता है। बेसिकली स्टूडेंट्स को यहाँ ये सब कुछ इसलिए बताया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसी टर्म्स हैं कि ये टर्म्स आपको आगे जाकर जब हम मॉडल को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आपको ये टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इन टर्म्स को समझने में आसानी इसलिए करवाई जा रही है ताकि आप लोगों को मॉडल समझने में आसानी हो, और मॉडल के जो वेरिएबल्स हैं उनको समझने में आसानी हो। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और तमाम चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूँ। इसी तरह से मैं आपको आगे आगे स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करता रहूँगा, और फर्दर इसको हम एलोबरेट करते हुए लेके जाएंगे, इसको क्लियरली आपको एलोबरेट करते हुए सेशन को आपको तक पहुंचाएंगे। तो ये कंडीशन स्टूडेंट्स को इसलिए की जा रही है कि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए कि ये जो टर्म्स हैं ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्दर इनको जो है हम कंटिन्यू करेंगे जब हमारे सेशन स्टार्ट होंगे। वैसे ये मैंने भी सिर्फ इंट्रोडक्टरी वे में बात की है, लेकिन इंशाल्लाह जब हम इसको एलोबरेट करेंगे तो हम उसके अंदर डिस्कशन और भी वाइडर करेंगे और भी ब्रॉड करेंगे डिस्कशन।